नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जेके एसएसबी फाइनेंस का मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आ रहे हैं। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर दिख रहा है। आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 8% पर annum, है ना। डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस जब भी दे रखा होगा आपको तो हमेशा ध्यान रखना कि कौन से मेथड का यूज करो। आप ट्री मेथड का यूज करो। ट्री मेथड आपको सिखा रखा है। वापस से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से 2 साल के लिए इस तरह से छोटी सी ट्री बना लेनी है। तो जो पहला हमारा बॉक्स है ये हमारा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और जो दूसरा है ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बात है कि प्रिंसिपल फाइंड करनी है, और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को ऐड कर लेंगे कि प्रिंसिपल हमारा 100 यूनिट है। ठीक है। प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट है तो मुझे बताओ कितने परसेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। 8% रेट है हमारा। रेट कितना 8% है। तो जो पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा मैं बोल सकता हूँ कि 8 यूनिट मिलेगा। यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, क्योंकि 8% जो होता है 100 का वो कितना होता है, 8 होता है। तो 8 रुपये मेरा क्या हो गया, पहले साल का इंटरेस्ट आ चुका है। अब सेकंड ईयर जब मुझे वापस से 100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 ही मिलेगा। बिल्कुल 8 मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर अब मुझे इस 8 को 1 साल हो चुके हैं वापस से इन्वेस्ट हुए, मतलब कि वापस से मुझे इंटरेस्ट मिले हुए 1 साल हो चुका है। तो इसके ऊपर भी मुझे 8% इंटरेस्ट निकालूंगा, तो 8% ऑफ 8 निकालूंगा वापस से, तो कितना मिलेगा मुझे, 0.64 यूनिट्स मुझे मिलेंगे यहाँ पे। और यही डिफरेंस उसने कहा है कि ये 16 के बराबर है, क्योंकि सेकेंड ईयर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8.64। मतलब अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं कि टोटल मुझे बताओ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा, जो कि किसके बराबर है, 16.64 के बराबर है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, 16.64 के। और ये जो आपके पहले दो बॉक्स मिल रहे हैं ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 16 यूनिट मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस करोगे जब आप, तो डिफरेंस कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.64 यूनिट्स, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 16 के बराबर दे रखा है। ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 16। 16 से काटा 4, 4 से काटा 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली, 25। 1 यूनिट अगर 25 से पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 यूनिट, मतलब 25 हमारा आंसर। ठीक। मतलब आपने क्या करना, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी। आज बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कहा कि ऑन अ सम ऑफ मनी, एक मनी सम दे रखा है मुझे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 660 रुपया, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 696 रुपीज है। ये ध्यान देना आपको। ठीक है। तो बोल रहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना आपको कितना होने वाला आपका। तो बिल्कुल आपको देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका वो कितना, 660 रुपये है। मतलब 1 साल का जो, अगर मैं बोलूँ 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा आपको, 330 रुपये मिल रहा होगा। आ जाओ ट्री बनाते हैं छोटी सी, वही वापस से डिफरेंस बनाएंगे, और इसी से हम वापस से इसको क्या कर लेंगे, रेट यहाँ पे हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। मुझे बताना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मेरा पहले दो बॉक्स होते हैं कि नहीं होते। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 360 और 330 और 330, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है। अब बोल रहा है कि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट ना 696 मिला है। अब 660 तो यहाँ पे हो चुकी है, 660 तो मिल चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिला 696.30, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मेरा 660 था। इसका मतलब कि मुझे 36.30 जो है ये मुझे एडिशनल इंटरेस्ट मिला है। और मुझे बताना कि ये जो एडिशनल इंटरेस्ट जो कंपाउंड में मिलता है किसके ऊपर मिलता है, 2 साल में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ये 36.30 जो है, जो ये मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, ये किसके ऊपर मिला, 330 के ऊपर मिला। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। किस तरह से, इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो 0 से 0 कटा, तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, 363/330। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। 0 से 0 को भी काट दो, और 33 से डिवाइड करेंगे तो 11%, यानी कि बी पार्ट हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 अनबाइस्ड डाइस। मेरे पास 3 अनबाइस्ड डाइस है, 3 डाइस है, ध्यान रखना। अब इसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग एट लीस्ट 1/6। अगर मैं यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1/6 निकालना है, तो मैं अगर बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1/6 निकालना थोड़ा सा अगर मेरे लिए मुश्किल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन 6 जो होगा वो मेरा यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1/6। आपको समझ में आ रहा होगा, अदर देन 6। ठीक है ना।
अगर मैं 1 में से उन सभी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं जो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, कि एक भी 6 ना आए, एक भी 6 ना आए, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एटलीस्ट 1/6 की प्रोबेबिलिटी। आ जाओ, यहाँ पे ये 160 नहीं लिखा मैंने, 1/6 लिखा है। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी अदर देन 6। अब मुझे बताना, जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा तो एक डाइस को फेंकने की क्या क्या मेरे पास टोटल चांसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से आएगा कोई जो भी आएगा। अब इनमें सिर्फ 6 और 1 ही है, यानी अगर मैं बोलूं कि मैंने पहले डाइस को फेंका तो पहले डाइस पे मेरा 6 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोल सकता हूँ कि 5/6 होगा। इसी तरह से कितने डाइस फेंके, 3 डाइस फेंके, तो इसी तरह से मुझे अगले डाइस के ऊपर भी 5/6, यानी 6 में से 5 चांसेस ऐसे रहेंगे जहां पे 6 नहीं आएगा, और इसी तरह से आगे भी 5/6 ही आएगा। बिल्कुल, यानी मैं बोल सकता हूं कि 125/216 जो चांसेस हैं, ये वो चांसेस है जिसमें 6 नहीं आ रहा है तीनों डाइस के ऊपर। यानी मुझे अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1/6, मैं क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा 125/216, और जो किसके बराबर आएगा, 216 माइनस 125 अपॉन 216, जो कि 91/216 216 ना, ए का क्यूब 216 ही होता है। बिल्कुल, यहाँ पे 256 नहीं, 216 आएगा, 36 216, हाँ ध्यान रखना 216 यहाँ पे आएगा। क्या टोटल चांसेस हमारे क्या आएंगे, 216 आएंगे, ध्यान रखना है इस चीज का। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। चलो, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कितनी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है सक्सेस 3 स्टूडेंट्स की, एक्स वाई जेड मुझे दे रखे हैं, इन वन एग्जामिनेशन है 1/5 1/4 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो कुछ बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो सक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2, यानी कि मेरे देखो यहाँ पे कितने बंदे हैं, पहला बंदा, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा, इस तरह से ये 3 इंसान है हमारे पास। तो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि सक्सेस मिले एटलीस्ट 2 को। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 का मतलब ये है कि कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 2 भी हो 3 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे मेरी इसी प्रोबेबिलिटी में आएंगे। एक और 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 बंदों को तो मिनिमम सक्सेस मिलनी ही चाहिए। तो देखते हैं कितने मेरे पास चांसेस बनने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सक्सेस की निकाल लेते हैं, किन किन को सक्सेस मिल रही है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं सबसे पहले। चलो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x की सक्सेस की कितनी है, 1/5 है, तो मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी कि x को सक्सेस नहीं मिल रही है वो कितनी होगी, 4/5 होगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी y की सक्सेस होने की क्या है, 1/4 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी y को सक्सेस नहीं मिल रही है वो 3/4 होगी, राइट। इसी तरह से z की भी निकाल लेते हैं, z की अगर 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी की z को सक्सेस नहीं मिल रही है वो क्या होगी, 2/3 होगी। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, सक्सेस 2 को मिलनी चाहिए। आज 3 बंदे हैं मेरे पास, अगर 1 2 3, तो मैं क्या बोलूं कि मेरे x को सक्सेस मिल रही है, y को भी मिल रही है, z को नहीं मिल रही है, क्या एक चांस होगा, बिल्कुल होगा, आपको ध्यान देना है। तो y को सक्सेस मिल रही है 1/5 है, मल्टीप्लाई y को भी सक्सेस मिल रही है 1/4 है, और z को सक्सेस नहीं मिल रही है मतलब 2/3, ये मेरे पास पहला चांस है। प्लस और क्या चांस हो सकता है, 1 2 3, x को सक्सेस मिल रही है, y को नहीं मिल रही है, z को मिल रही है, क्या ये एक और चांस होगा, क्या ये कोई प्रोबेबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी। आज 1/5 मल्टीप्लाई y को नहीं मिल रही है, यानी y को नहीं मिल रही है 3/4, तो यहाँ पे लिखो 3/4, और z को सक्सेस मिल रही है यानी कि 1/3, इसकी भी मल्टीप्लाई। और क्या चांस हो सकता है, आज जल्दी से बोल सकता हूँ कि x को सक्सेस नहीं मिल रही है, y को मिल रही है और z को मिल रही है। x के चांसेस 4/5, y के चांसेस कितने 1/4, और z के कितने 1/3, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और क्या चांस होता है, एटलीस्ट उसने सक्सेस 2 को सक्सेस मिलने की बात करी है इसने, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x को भी मिल रही है, y को भी मिल रही है, z को भी मिल रही है, ये भी केस इसी का होगा। x को भी मिल रही है, y को भी और z को भी, ये भी चांस इसी का होगा। तो आज x की क्या है 1/5, चलो 1/5, y की कितनी है 1/4, z की कितनी है 1/3। आ जाओ, क्या क्या चांसेस बन रहे हैं, 2 से काटा इसको, क्या बना 1/30 बना, 5 to 10 + 30 बिल्कुल बना। 3 से 3 काटा क्या बना 1/20 बना, बिल्कुल बना। यहाँ पे 4 से 4 काटा क्या बना 1/15, और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, तो 5/20 + 360, यानी आपकी एलसीएम कितनी आ गई 60 आ गई। 30 पहले 2 मिलेगा, 23 60 होता है, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब कितना मिला
4 और 5, 5 5 10/60 यानी कि 1/6 आंसर मिला। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्या क्या चांसेस बने यहाँ पे आपको वो भी समझ में आए होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, परमुटेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी टेकन ऑल एट अ टाइम सच दैट द 4 वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। 4 वोवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आ जाओ। कमिटी, सबसे पहले वर्ड लिखते हैं, COMMITT कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है मेरे पास। बोला है कि 4 वोवेल्स कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हमारा काम कि इन सभी को अरेंजमेंट करने के मेरे को फैक्टर्स बताओ कि कितनी अरेंजमेंट्स मेरी बन सकती हैं कि मैं टोटल इनको अरेंज कर सकूं। तो ये क्या होंगे? 9 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब कि मेरे को टोटल जो वेस मिलेंगी, सबसे पहली बात है कि मैं सभी को अरेंज कर सकूं, वो होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन कौन से अपॉन, क्योंकि देखो ये 2 लेटर सेम है तो यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो जाएंगे, तो मतलब कि 2 बार अगर मैं इनको एम, ये वाला देखो इसको मैं M1 बोलता हूँ, इसको M2 बोलता हूँ। चाहे मैं M1 M2 ये वाला लिखूं, चाहे M2 M1 ये वाला लिखूं, दोनों ही सेम केसेस होंगे, तो इसलिए इसके 2 फैक्टोरियल डिवाइड होंगे क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाएंगे बार बार। 2 टी यहाँ पर है, 2 फैक्टोरियल इसके भी जाएंगे, 2 ई के भी 2 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ई के भी 2 हमारे सेम लेटर्स दिख रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल इसका भी कटेगा। ठीक है, आज काटते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 से 2 गया, 2 2 4, 4 गया, कितनी मल्टीप्लाई करके आएगा? 9 8 72 होता है, 7 6 42 होता है, 5 3 कितना होता है? एक मिनट, सब कुछ कटाना है यहाँ से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी ना इसमें, हमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे 42 ना बना के हम क्या करेंगे? 6 5 30 बनाएंगे क्योंकि 0 लाना अच्छी बात है, और 7 3 21। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिखे वर्ड्स? आ जाओ, 72 21 और 30 ये लेटर्स दिख रहे हैं मुझे। आज मल्टीप्लाई करते हैं, 21 की 7 से करूंगा तो 147 आएगा, 21 की 7 से करी 147, एक ही जीरो आएगा आगे। 21 की 2 के साथ करूंगा तो 42 आएगा, 2 7 4 11, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 3 30 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 3 3 5 15 1 कैरी एंड 3 1 4 45,360 यहाँ पे नंबर्स मिले मुझे। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ सारा का सारा कि ताकि 45,360 हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? 45,360। चलो इरेज करते हैं। तो क्या मिला मुझे? 45,360 मुझे अरेंजमेंट मिली है टोटल। ये ध्यान में रखना है सबसे पहले। अब ये टोटल अरेंजमेंट्स मिल चुकी है मुझे, क्या करना था कि 4 वोवेल्स कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 4 वोवेल्स इकट्ठे हैं, 4 वोवेल्स इकट्ठे हैं, तो इनको मैं माइनस कर लूं, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स की 4 वोवेल्स टुगेदर है, 4 वोवेल्स टुगेदर है, इकट्ठे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी इस चीज को निकालने में। तो वर्ड है हमारे पास कमेटी। चलो, ओ आई और डबल ई, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये 1 यूनिट बन गया कि 4 वॉवल्स हमेशा इकट्ठे हैं। बाकी हमारे पास कौन कौन बचा? सी बचा, एम बचा, एक और एम है, एक और टी है और एक और टी है, मतलब 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि हमारे पास टोटल बेस कितनी बनी है? 6 फैक्टोरियल बनी है यहाँ पे हमारे पास। और ये एक, यहाँ पे अभी ध्यान देना है यहाँ पे कि ये एक ही यूनिट है, तो इसके ई अभी नहीं लेंगे, अभी मेरे को सिर्फ एम चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल और 2 टी, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इन 6 लेटर्स को, ये अभी 6 यूनिट्स हैं, 6 लेटर्स को अरेंज करने के हमारे पास इतने वेज होंगे, और साथ में ये जो हमारे 4 वोवल्स इनके अंदर जो जुड़े हुए हैं, इनको भी हम तरीकों से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और वो कितनी वेज होंगी? वो होंगी 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल, और ई 2 बार रिपीट हो रहा है यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल वेज बनेंगी हमारी, जिसमें हमारे चारों के चारों वोवल्स इकट्ठे होंगे। क्या कह रहा? सबसे पहले मैंने इसको एक यूनिट माना, और ये हमारे पास 5 लेटर्स थे, तो 5 और 1 6 लेटर्स, यानी कि 6 फैक्टोरियल बना। इनको अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल को, तो 2 लेटर्स इसके पास है, 2 लेटर्स इसके पास है, ये एक ही लेटर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गए एम और टी के। इसके बाद हमारे पास ये जो 4 लेटर्स है, मैं इनको भी तो अरेंज कर सकता हूँ ना, तो वो भी अलग अलग वर्ड्स बनेंगे हर एक, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेरे को लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगा इससे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आगे 4 फैक्टोरियल है और ऊपर 2 फैक्टोरियल है, इसको 4 3 और 2 कर देते हैं।
तो 2 से 2 गया, देखो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल गया, तो यहां से ये भी जाएगा, तो क्या मिला 6 5 30, 30 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 180, 180 और यहाँ पे क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। आज जो 12 की मल्टीप्लाई 180 से करते तो क्या मिलेगा 12 1 1, 12 1 12 होता, 12 8 96 होता, तो क्या मिला 6 1 और 2, मतलब कि 2160। यानी कि जब चार वोवल्स इकट्ठे रहेंगे हमेशा तो कितने हमारे पास टोटल वेज बनेंगे 4 2 1 6 0। तो मुझे क्या चाहिए था कि चार वोवल्स कभी भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो क्या करेंगे टोटल में से वोवल्स को कर देंगे माइनस, यानी कि 45360 में से 2160 को कर देंगे माइनस, तो 0 0 3 में से 1 निकाला 2, 5 में से 2 निकाले 3 और यहाँ पे 4, यानी कि 43200 हमारा आंसर आएगा, डी पार्ट हमारा आंसर बनेगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बढ़िया क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करा, अच्छा क्वेश्चन था। पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, बोल रहे हैं कि पॉलीगन है जिसके 44 डायगोनल्स हैं, तो बोलो कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे एक हमेशा ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं हमारे, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, वो होते हैं n-3/2। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं जो कि किसके बराबर है 44 के बराबर है। तो n नहीं पता, यहाँ पे n की मल्टीप्लाई n से करूंगा n स्क्वायर बनेगा, ये 3n बनेगा और ये 88 बनेगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल 0 आ रहा है। तो देखो 11 और 8 दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस होता है, 11 माइनस 8 करूंगा 3 का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस चाहिए, मतलब माइनस 11 और ये प्लस 3 का। तो यहाँ पे रूट्स क्या मिलेंगे, साइन चेंज कर दो, प्लस 11 मिला, कभी भी नेगेटिव में साइड्स नहीं होंगी, मतलब 11 आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रहने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या रहा, लिमिट एक्स की तरफ अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, आगे है साइन एक्स माइनस tan एक्स ओवर एक्स। ठीक है, क्या किया जाएगा, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स माइनस tan एक्स ओवर एक्स। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, और इसी तरह से लिमिट इसको भी हम दे देंगे एक्स अप्रोचेस टू 0 tan एक्स ओवर एक्स। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी होती है कि साइन एक्स ओवर एक्स जब लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 की तरफ तो आंसर आता है 1, और यहाँ पर आंसर आता है हमारा 1, तो आएगा 0। दोनों आइडेंटिटीज हैं, ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप क्या कर लो, यहाँ पे लॉपिटल्स रूल भी लगा लो, cos x मिलेगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x मिलेगा, 1 माइनस 1 0 मिलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आ जाओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या रहा, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट दे रखा है जिसके पोजीशन वेक्टर मेरे को ए दे रखा है और इसका मॉडुलस दे रखा है मुझे। आज सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ही बनाते हैं। तो ए वेक्टर मेरा क्या बनेगा, पहला 12 i कैप यानी कि एक्स एक्सिस का हमारा कोऑर्डिनेट, और ये n का तो n j कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया। इसका मॉडुलस निकालो, क्या मिलेगा 12 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 13 के बराबर है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहाँ पे क्या करेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, ये कितना मिला 144, और यहाँ पे n स्क्वायर, और ये किसके बराबर मिला 169। बिल्कुल यहाँ पे n स्क्वायर जो है वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और मुझे बताओ n स्क्वायर किसके बराबर आएगा 25 के बराबर आएगा, और n की वैल्यूज मुझे दो मिलेगी, एक प्लस एक माइनस 5, क्योंकि मैं प्लस 5 का स्क्वायर करूंगा 25 मिलेगा, माइनस 5 का स्क्वायर करूंगा 25 मिलेगा, दो आंसर मुझे प्लस 5 और माइनस 5 मिलेंगे, बी पार्ट हमारा आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या रहा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x plus y plus 2z equal to 3 from the origin। तो यहाँ पे ओरिजिन दे रखा है आपको, ओरिजिन आपको पता क्या होता है 0 0 0 होता है इसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के। अब मुझे एक लाइन दे रखी है, तो लाइन से मुझे पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, आपको वो बताना है। तो जब भी आपको इस तरह से लाइन दे रखी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जब भी आपको इस तरह से लाइन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और आपको बोला कि पॉइंट P x1 y1 z1 से बताओ कि इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि इनकी डायरेक्शंस रेशियोस ले लो आप a b c d, और यहाँ पे px1 y1 z1 आप यहाँ पे इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बिल्कुल आ जाओ, बताओ a किसके बराबर है, a हमारा 2 के बराबर, b किसके बराबर है
1 के बराबर, सी किसके बराबर है 2 के बराबर, और डी किसके बराबर है -3 के बराबर है। कोई दिक्कत, 3 तो चलेगा, -3 बन जाएगा। आ जाओ वैल्यूज पुट करते हैं। देखो x1 y1 z1 सारे के सारे 0, तो यहाँ पे 0 + 0 + 0 मिलेगा, और डी की वैल्यू -3 है। स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, सी का स्क्वायर सी कितना 2, 2 का स्क्वायर 1, इसका मोड निकालो, मॉडुलस ऑफ -3, 4 और 1 5, 5 और 1 4 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 3, यहां से मॉडुलस निकालेंगे, -1 का मॉडुलस क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे मतलब हमारा आंसर क्या आया 1 यूनिट आया। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि मॉडुलस किसी का भी निकालेंगे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। आज बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या रहा, वट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹1092 ड्यू इन 3 years। बोल रहा है कि 3 साल के बाद 12% सिंपल इंटरेस्ट पे जो रुपए 1092 बन जाएंगे, अगर मैं शुरू से ही एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देते चलूं तो मुझे कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट हर साल की देनी पड़ेगी, मुझे वही निकालना है कि 3 साल के बाद जो अमाउंट है वो 1092 बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 12%। तो कैसे सॉल्व करना देखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लट कर लेंगे हम कि हमारे पास 100 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट है, मतलब इंस्टॉलमेंट है, इसी तरह से 100 रुपए हमने हर साल की क्या कर लेनी है इंस्टॉलमेंट बना लेनी है। क्योंकि मुझे नहीं पता तो 100 एक इजी वर्ड है, किसी की भी परसेंटेज निकालना, 12% की इंटरेस्ट निकालना बहुत ईजी है। चलो मान लेते हैं कि ये मेरा था पहले साल का इंस्टॉलमेंट। पहले साल की इंस्टॉलमेंट जब मेरे को बताओ कोई चीज आपने खरीदी, आप दुकान पे गए घड़ी खरीदने के लिए, घड़ी खरीदी आपने तो जनवरी 2024 को, क्या आप जब उस समय आपको 100 रुपए दोगे तो क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दोगे, नहीं दोगे, मतलब पहले 100 रुपए के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। जब अगला महीना आएगा या फिर अगला साल आएगा जब, तो अगले 100 रुपए के लिए 1 साल हो चुका है, मतलब 100 रुपए के ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट देना है, यानी कि 12 यूनिट आपको अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये समझना है आपको। अब जब अगले 100 रुपए देने के लिए जाओगे तो अगले 100 रुपए के लिए अब कितने साल हो चुके हैं, अब वो 3 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब 2 साल मतलब हो चुके हैं, तो इसका मतलब 24% आपको इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे 24 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में, ये क्यों निकाल रहे हैं हम, इसलिए निकाल रहे हैं कि ताकि इसको हम देखो, अब हमें ये दे रखा है कि ये इंटरेस्ट हमें 3 साल के बाद का दे रखा है कि 3 साल के बाद 12% पे इतना अमाउंट बन जाना था। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को 100 रुपए मैं शुरू से देते आ रहा हूं, लेकिन अगर मैं नहीं देता तो मुझे इसके ऊपर मेरे को 12 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता और इसके ऊपर मुझे 24 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है ना, बस इसको ही मैं इसके साथ कंपेयर कर लूंगा। क्लियर है बिल्कुल। 100 300 में 36 प्लस करूंगा 336 यूनिट्स मिल चुके हैं मुझे, और ये मेरा अमाउंट बनना था अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं देता शुरू में। ध्यान रखना, अगर मैं इंस्टॉलमेंट दे देता तब मेरे को ये सब चीजें नहीं मिलती। अगर मैं इंस्टॉलमेंट लास्ट में जाकर दे रहा हूं तो मुझे इसके ऊपर पहले 1 साल का इंटरेस्ट, इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट। ध्यान रखना आपको, यानी कि 336 आपका 336 यूनिट आपके 1092 के बराबर आ रहे हैं। 1 यूनिट आपका 1092 ओवर 336 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट है हमारी 100, क्योंकि 100 की तो वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ, किससे कटेगा, 6 से काटते हैं, दिख रहा है 6 से कट रहा है, 6 5 30 6 6 36। यहाँ पे किससे कटेगा, 6 1 6 4 9 6 8 48 एंड 6 2 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 56 मिल चुका है यहाँ पे। अब 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 8 56 होता है, 7 2 14 एंड 7 6 42। 4 से 25 जाएगा और 2 से 13 आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है 25 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, और कितना आंसर आ रहा है 13 2 26 और 13 65, मतलब 325 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ए पार्ट आपका आंसर है यहाँ पे। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना, और दोस्तों के साथ तो शेयर करो। तो चलते हैं, कल वापिस से मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।